वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसी लंबी वायर की वजह से, वो स्ट्रेट वायर की वजह से वो कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ये हम चेक करेंगे। और ये असल में जो आपने गासेस या गास की थ्योरम पढ़ी ना पिछले लेक्चर के अंदर, ये उसकी एप्लीकेशन है। तो उसकी तकरीबन शायद जो एप्लीकेशन है वो आपके सिलेबस में है। दो हैं कि तीन है, जितनी भी है पढ़ेंगे। ये पहली एप्लीकेशन है कि उसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी वो चेक करेंगे किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो है वो कितनी होती है। कहता है a line charge is always in the form of a charge wire with a uniform linear charge density lambda। कहता है एक जो लाइन चार्ज होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, मतलब वो इस फॉर्म का होता है कि आपकी एक चार्ज्ड वायर हो, ठीक है नहीं, विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसकी जो है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको के लेमडा बोलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा ना आपने, जिसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो लाइन चार्ज जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज बिखरे हुए हैं, ठीक है, और उसकी जो है डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो किससे शो हो रही है, लेमडा से, ठीक है। लीनियर चार्ज है तो लेमडा से शो होगी। वी हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द रॉड। हमें क्या करना है, हमें किसी डिस्टेंस P पर, जो कि परपेंडिकुलर है किससे, उस रॉड से। रॉड मीन्स जो आपकी रॉड या वायर आपने यूज की हुई है, उस वायर से परपेंडिकुलर है किसी भी पॉइंट P पे, जिसका डिस्टेंस का कितना है, R है, मतलब P तक जो डिस्टेंस है वो R है। उस P पॉइंट पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है। अच्छा, अब ये चीज चेक करने के लिए हमें कुछ काम करना है। वो काम क्या करना है वो देखते हैं। पहले नंबर पे आपने ये चीज देखनी है, कंसीडर ए क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L। एक क्लोज सिलेंडर हो। अब क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, मतलब ये आप जैसे आपका सिलेंडर लिया ना हमने, तो इसको इसका बॉटम भी क्लोज हो और टॉप जो है वो भी क्लोज हो, ठीक है। मतलब कि वो हॉलो सिलेंडर नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से खुला नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, एक सिलेंडर लो जिसकी लेंथ L हो, ठीक है, ये लंबाई है उसकी, ये L लिख लिया, ठीक है नहीं, इसकी लंबाई इतनी है, मतलब जो उसकी हाइट है वो L होनी चाहिए, विद लाइन ऑफ चार्ज एट इट्स एक्सिस। और जो लाइन ऑफ चार्ज जो है, जिसको आप राड मान रहे हो या वायर मान रहे हो, वो आपने उसकी एक्सिस में रखनी है, मतलब सेंट्रल एक्सिस के अंदर रखनी है आपने, ठीक है नहीं, मतलब के उसके सेंटर में रखनी है। उसकी जो यानी सर्कल्स होंगी उनके सेंटर में रखेंगे। सर्कल मीन्स जो उसके सरफेसेस होंगी ना, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा ना, उस सेंटर से ही पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने जो है वो रॉड या वायर या लाइन चार्ज जो है वो इस यहाँ पर रखती है, ठीक है, जिस पे आपने ये प्लस 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 शो किया कि इस ये चार्ज्ड जो है रॉड है आपकी, यूनिफॉर्म चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। अब the magnitude of electric field intensity E is constant at every point on the curved surface of the cylinder। अब जो मैग्नीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ना,
इस साइड वाली जो कर्व है, मतलब जो हालो अगर होता तो जो उसका हालो पोर्शन होता ना पूरा, ये वाला, ये जो बॉडी है ना, ये इस तरफ वाली बॉडी, इस तरफ वाली बॉडी, इसके ऊपर कहीं भी आप कैलकुलेट करो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रॉड जो है ना ये सेंटर में है। तो अब इस जिस तरह से आपने पिछली गॉस के उसमें जब सरफेस को ले रहे थे तो आपने देखा कि सफियर जो है उसके सेंटर में थी, तो अब उसके हर तरफ जो है वो क्या थी, कांस्टेंट था। ठीक है, इसी तरह से इसकी सिर्फ इस चीज पोर्शन पे कांस्टेंट होगी, और जो ऊपर वाले पोर्शन है वहां पे कुछ अलग होगी। वो कितनी होगी या नहीं होगी वो हम देखेंगे। ठीक है नी, यहां से इधर आई, यहां से इधर आई, चूंकि यहां से इधर भी डिस्टेंस आ रहा है और यहां से इधर भी डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अच्छा, वही लिख रहा है, क्यों होगी? बिकॉज ऑल सच पॉइंट्स और इक्विडिस्टेंट, ऑल सच पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो आपकी सरफेस वाले हैं, कर्व्ड सरफेस वाले, वो सारे कौन से हैं? वो इक्विडिस्टेंट हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस वाले सिर्फ सारे वो क्या हैं? इक्विडिस्टेंट है। चाहे आप यहां से कैलकुलेट करो तो यहां से ऐसे कैलकुलेट होगी। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के लिए यहाँ, तो हर जगह पे आपके पास पीछे चार्ज पड़ा है ना इस लाइन के ऊपर, तो आप सामने जो है ई जो है कैलकुलेट अगर करेंगे तो इस हर जगह पे क्या होगी, ई जो है उस वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब गॉस लॉ क्या कहता है? अगर आप गॉस लॉ में क्या कहता है कि जो हमारा ई डॉट डी एस है, यानी कि फाई, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यही बोलता है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं गॉस लॉ का यहाँ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी हैव सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस, वो किसके बराबर होना चाहिए? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या अब यहां पे हम देखते हैं इसकी हमारी सरफेसेस कितनी है। देखो, एक सरफेस आ गई ये टॉप वाली, यानी ये सर्कुलर पोर्शन चूंकि क्लोज्ड है तो ये होगी एक। नंबर 2 आ गई ये जो बॉटम क्लोज्ड है, और नंबर 3 आ गई ये जो कर्व्ड सरफेस है जिसको S3 मान रहे हैं, S1 S2 और S3। S1 आ गई जो टॉप क्लोज है, यानी ऊपर वाला जो ढक्कन है। S2 आ गया जो बॉटम है, उसका बेस है उसका। ठीक है, और S3 आ गया जो उसकी कर्व्ड सरफेस है। ये तीन सरफेसेस जो हैं क्या होंगी उसकी, वहां पे हम जो है फाई को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब गॉस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का कंपोनेंट जो है उनको, यानी अगर हम सब का ये कैलकुलेट करें तो वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आना चाहिए। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, यानी कि S1 का ई डॉट डी एस करें प्लस S2 का करें प्लस S3 का करें, S1 का, S2 का, S3 का, इन तीनों का करेंगे तो कितना होना चाहिए? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह लिखा हमने। अब क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सरफेसेस कितनी बन रही हैं? 3 सरफेसेस बन रही हैं, S1 S2 और S3। ठीक है, लेट दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इस चीज़ का आई होप समझ आ गई होगी कि ये 3 सरफेसेस हमने क्यों ली है। ठीक है, चूंकि हमारे पास जो है S3 जो है वो एक जैसी है, S2 एक जैसी है और S1 एक जैसी है। ठीक है, अब इन तीनों को सम करके हमारे पास क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, ये हमने रखा। अब अगर देखें हम इस चीज के बारे में कि S1 जो है, S1 सरफेस के ऊपर चार्ज आपका ये जा रहा है, मतलब चार्ज इस लाइन के ऊपर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। सरफेस की डायरेक्शन कौन सी, सरफेस कौन सी है आपकी? सरफेस का कंपोनेंट यहां से बाहर जा रहा होगा, मतलब कि डीएस की डायरेक्शन ये होगी। ये यहां से रिप्रेजेंट किया है S1 के ऊपर, यहां से इस डायरेक्शन में डीएस होगा, और ई की डायरेक्शन ये होगी। ई की डायरेक्शन आ गई ये और डीएस की ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री का।
इस पे चेक करते हैं, मतलब सरफेस इस साइड में है ना, सरफेस की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली ऊपर की ओर है ना, चार्ज के मुकाबले में सरफेस इधर है, तो हमने क्या लिखा, डीएस की डायरेक्शन जी ये है, ठीक है नी, ये यहाँ से डीएस, ये एरो दिया यहाँ से, इस सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट लेके ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया कि ये जो प्लस वाली निशान है, मतलब क्या बता रहे हैं कि जी ये चार्ज जो है मतलब वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, जिसको आप ई बोल रहे हो नी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो किस तरफ, वो इस तरफ कर रहा है, ठीक है नी, ऐसे आई समझ। और डीएस जो है ऊपर की ओर है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बना, 90 डिग्री। सिमिलरली जो S2 है, S2 के बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर कर रहा है एक्ट, और डीएस इधर, लेकिन S2 भी सेम है, ठीक है, इसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, ई और डीएस के बीच। अब अगर आप S3 के बीच में देखो, S3 का अगर देखो तो S3 के बीच में मतलब S3 में के अंदर सरफेस हमारी कौन सी है, ये वाली कर्वड वाली सरफेस भी इधर ही है, और जो ई है वो भी इसी तरफ है, तो दोनों के बीच में का एंगल कितना है, 0 डिग्री, याद रखेंगे। S1 और S2 के बीच में कितना है, 90 डिग्री। अब अगर हम यही चीज यहाँ देखते हैं, फॉर सर्फेसिस S1 एंड S2 DS एंड E आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। S1 और S2 के अंदर DS और E जो है क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर होने का मतलब है दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब कैसे 0 के बराबर होगा वो बता देता हूं मैं यहाँ पे। ये S1 है आपका, मतलब E डॉट टी एस, सरफेस 1 के लिए E डॉट टी एस और सरफेस 2 के लिए E डॉट टी एस जो है वो 0 के बराबर होगा। अब क्यों होगा 0 के बराबर, वो यहाँ पे आप देख लें। देखो सपोज S1 है ना, E डॉट डी एस है, ठीक है, तो इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, ये बराबर होगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ एस, मतलब ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है S1 और ई डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा हमारा कितना निकला अभी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो S1 ई डी एस कॉस 90 कितना होता है जी, 0 इंटू 0 कर लिया, तो कितना हो जाएगा, ये पूरी टर्म जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। बात समझ आई भाई, ठीक है। ई डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर होता है, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब जब थीटा आपको पता है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 जो हमारा 0 होता है, अब वो पूरी टर्म को 0 बना देगा। सिमिलरली आप S2 के लिए भी करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए डायरेक्टली ये चीज़ लिखी है कि S1 ई डॉट डी एस और S2 ई डॉट डी एस जो है वो 0 के बराबर होगा। तो अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे कौन सी चीज़ बचेगी, सिर्फ सरफेस थर्ड बचेगी। तो सरफेस थर्ड कौन सी है, जो ये वाली जो कर्व्ड सरफेस है आपकी, वही बचेगी। हम उसी को ही कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब वही है कि फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया S3, जो कर्व्ड सरफेस एरिया S3 मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया जो S3 है, ठीक है नी, वेक्टर्स DS एंड E आर पैरेलल। दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है। बात में आई ना, पैरेलल ही है ना, अगर एक के ऊपर दूसरा तब भी पैरेलल ही है, ठीक है। देयरफॉर E डॉट डी एस वो किसके बराबर होगा, मतलब S3, ये सॉरी यहाँ पे S3 लिख लेना, ये सरफेस थर्ड है ना, ये सेम ही है, ये आके S3 बनेगा, ठीक है, ये ठीक है, वैसे S ही है, वो क्या बनेगा, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, कॉस ऑफ 0 डिग्री। बल्कि इसको आप S3 ही लिखेंगे, ठीक है, इसको S3 लिखेंगे कि S3 आपका ये आ रहा है। आपका S3 क्या आएगा, ई डी एस, ये ई डॉट डी एस था ना S3 का, ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। तो
cos 0 कितना होता है जी? cos 0 हमारा 1 होता है, ठीक है। अब जब 1 हो गया तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ई तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आ जाएगा, बचेगा आपका ds। अब ds की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिर्फ इसी की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, s बचेगा। मतलब सरफेस क्या है आपकी, मतलब सरफेस एरिया निकाला जाएगा किसका, जो आपका थर्ड सरफेस है। अब थर्ड सरफेस कौन सी होगी जरा देख लेते हैं। थर्ड सरफेस होगी आपका ये जो कर्व्ड सरफेस है नी। अब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता होता है कि एक है कि इस कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, वो होता है 2πr/h। 2πr/h ही होता है ना, तो 2πr/h हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। 2 का तो 2, पाई का पाई, आर का आर, तो रेडियस तो आर, और h की जगह हमने l यूज किया, ठीक है नी, h की जगह हमने l यूज किया। तो क्योंकि उसकी जो हाइट है वो l के बराबर है सिलेंडर की। लेट दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, सपोज ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, वेयर 2πr इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जहाँ पे 2πr जो है वो है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, ठीक है। अब ये आपने क्या निकाल लिया, S3 निकाल दिए, यानी जो थर्ड वाला था वो निकाला, ठीक है। सिंस अब लेमडा किसके बराबर होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ है नी, चार्ज पर लेंथ, तो क्यू अपन एल लिखा। अगर यहां से हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, देखो अगर क्यू यहीं पे रहा ना, तो एल इधर चला गया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, लेमडा एल, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल, मतलब ये एल लेमडा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल, ठीक है। लेट दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये आपकी आ गई सेकंड और ये आपकी आ गई थर्ड। इन दोनों को, सेकंड और थर्ड को अगर हम फर्स्ट के अंदर यूज करें तो क्या मिलेगा हमें, जरा देखते हैं हमारी फर्स्ट क्या है। फर्स्ट ये है ना, तो S1 और ये वाला दोनों क्या बन गए हमें, हमारे ये और ये और ये हमारा जीरो बन गया ना, ये तो पहले जीरो बन गया, बचा ये। इसकी जगह वो जो S3 वाला निकाला वो यहाँ पुट करेंगे, और जो Q की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ये इस वाले के अंदर। तो हमारा S3 E डॉट ds जो है वो किसके, उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे, उसकी जगह ये चीज लिखेंगे E और 2πrl, कौन सा, ये वाला E 2πrl, ठीक है, E और 2πrl, और ये बराबर होगा किसके, अब राइट साइड में हमारा क्या है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट था ना, तो क्यू की जगह ये थर्ड वाला ये हमने पुट की इसके अंदर, तो क्यू की जगह पाई एल आ गया, ठीक है। अब निकालनी क्या चीज है, हमें ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ई किसके बराबर है, अगर 2πrl यहाँ से नीचे चला गया तो इस तरफ आ गया 2πr एप्सिलॉन नॉट और एल, ठीक है, यहाँ ऊपर भी एल था, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है नी। और इसको आप थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट जो है वो उनको एक तरफ कर लिया, ये वाला 1/2π एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ किया, और लेमडा अपॉन r को एक जगह रखा। तो यही जो है हमारी क्या है, इक्वेशन है, जो हमें बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, किसी लॉन्ग वायर की वजह से वो कितनी होगी, वो हमें ये इक्वेशन बताएगी, ठीक है। अब ये इसका मतलब ई के किस तरह से डिपेंडेंट है, इनवर्सली डिपेंडेंट है नी, बात में आई, ठीक है, कि ई के ऊपर ये इनवर्सली डिपेंडेंट होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 10 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये जो है, तो हम यहाँ पर लिख लें लास्ट पे, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और जो कि हमारी इक्वेशन है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी लंबी वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर, किसी लंबी वायर की वजह से। आसान सी चीज़ है, 3 सरफेसेस हमारे पास हैं, उन तीनों सरफेसेस का जो है हमने को ऐड करके जो ई डॉट डी एस जो है वो कंपोनेंट दोनों का जो है वो देखते हैं कि
क्या है, तो दो जगह पे वो जीरो हो जाता है, एक जगह पे बचता है वो। तो उस एक जगह के अंदर जो है आपने उसको इंटीग्रेट करके, तो जो सरफेस होगी पूरी वाली उसको लेना है। तो ये था आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जगह वजह से क्या होती है। ठीक है।